खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोगों की जिंदगी की कहानी ऐसी होती है जिस पर विश्वास नहीं होता। शायद उसकी वजह यह है कि वो अपनी जिंदगी की तकदीर खुद लिखते हैं। और ऐसी ही है हमारी आज की तेजस्विनी, जिन्होंने जिंदगी की तमाम कठिनाइयों को अपने आड़े नहीं आने दिया, जिन्होंने अपनी शारीरिक कमियों को अपनी मुश्किल नहीं बनने दिया, बल्कि मुश्किलें उनके आगे छोटी से छोटी होती चली गई, जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली। हमारी आज की तेजस्विनी उमुल खैर। ये कहानी है सपनों की, उनको हासिल करने की जिद की और हकीकत में बदलते हुए देखने की। ये कहानी है जबरदस्त लगन और अदम्य साहस की। ये सफर है झुग्गी झोपड़ी से सिविल सेवा परीक्षा में चयन का। ये सफर है बेहद गरीबी में गुजरे बचपन और विकलांगता से जूझती जिंदगी की कामयाबी का। ये सफर है उम्मुल खैर का। पिता रेड़ी पटरी पर कपड़े बेचा करते थे। परिवार निजामुद्दीन इलाके की झुग्गी झोपड़ी में रहता था। बचपन बेहद गरीबी और फुटपाथ पर गुजरा। उम्मुल बचपन में ही फ्रजाइल बोन डिसऑर्डर नाम की बीमारी से ग्रस्त हो गई, जिसके कारण उम्मुल की हड्डियों में 16 बार फ्रैक्चर हो चुका है। गरीबी के चलते स्कूली शिक्षा के बाद परिवार से पढ़ाई छोड़ने का दबाव था, पर उम्मुल ने हार नहीं मानी और ट्यूशन कर आगे की पढ़ाई जारी रख दिल्ली यूनिवर्सिटी और फिर जेएनयू से उच्च शिक्षा हासिल की। जापान के इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हुई और यूजीसी स्कॉलरशिप हासिल कर पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। गरीबी और शारीरिक अक्षमता के बावजूद कामयाबी की बुलंदी छूने वाली उम्मुल खैर हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करें एक छोटी सी लड़की की एक लंबी कहानी से। हमारी आज की तेजस्विनी उम्मुल खैर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका और ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयां आपके लिए कि आपने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी की सिविल सेवा, जिसकी लोग तैयारी करते हैं सालों, आपने एक ही बार में पास करके दिखा दी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे करके दिखाया आपने ये कारनामा? मैम, ये बचपन का सपना था। बचपन से मन था कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी है। तो जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल हुई, मौका मिला, तो मन लगा के काम किया, तो पहले ही प्रयास में सफलता मिल गई। तो आप इतनी छोटी सी हैं देखने में, लेकिन हमें मालूम है कि आपने बहुत संघर्ष किया है जिंदगी में। कहाँ से शुरू होती है ये संघर्ष की दास्तान? मैम, संघर्ष की दास्तान मेरे माता पिता से शुरू हो जाती है। मैम, मेरी माता जी को स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था और जब हम 5 साल के थे तो पिताजी पहले ही दिल्ली में रहते थे और मैं अपने भाई बहनों के साथ अपनी मम्मी के पास राजस्थान में रहती थी। तो जब उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया हुआ तो जो वो थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाती थी आसपास में, तो मैम वो बेरोजगार हो गई। घर में बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई कि हमारे पास खाने का भी पैसा वगैरह नहीं रहा। तो फिर दादी जी ने मुझे राजस्थान से दिल्ली भेज दिया कि घर में अगर एक काम होगा तो खर्चा बचेगा और जो भी होगा वो किसी तरह काम में लाया जा सकेगा। तो मैम, जब मैं 5 साल की थी तो मैं दिल्ली इस तरह आई अपनी मम्मी को छोड़ के। तो उस समय मेरे पिताजी हजरत निजामुद्दीन के इस्लाम एरिया में, मैम हजरत निजामुद्दीन के पास में एक इलाका है जिसे बारापुला कहते हैं। तो बारापुला के नाले के पास में हमारी झुग्गियां हुआ करती थी। तो मेरा बचपन वहीं बीता। और जब 2001 में वो झुग्गियां टूटी तो एक तरीके से हमारा बेघर हो गए हम। तो फिर हम त्रिलोकपुरी में फिर हमने किराए का मकान लिया और वहाँ पे रहने लगे। त्रिलोकपुरी का चयन इसलिए था कि वो सस्ता इलाका है, कम पैसे में कमरा वगैरह मिल जाया करता था, तो वो एक ऑब्वियस सी हमारी चॉइस रहेगी। तो फिर क्या पिताजी उस वक्त क्या कर रहे थे और मतलब घर का जो बैकग्राउंड था वो किस किस्म का था? क्या उसमें पढ़ाई लिखाई की कोई जगह थी?
मैम पिताजी हज़रत निजामुद्दीन के फुटपाथ पे सामान बेचा करते थे और उस समय भी बहुत ज्यादा परेशानी आती थी कि पुलिस वाले दुकानों तो मतलब सामान उठा के ले जाया करते थे और दुकान नहीं लगने देते थे। कई बार ऐसा होता था कि 15-15 दिन तक पापा दुकान नहीं लगा पाते थे, तो बहुत दिक्कत आती थी। कई बार खाने वगैरह के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, मगर एक था कि काम है। मगर जिस समय वो जब हमारी झुग्गियां हटी तो वो जो थोड़ा बहुत जो काम था वो भी हट गया। रही पढ़ाई वाले बैकग्राउंड की बात, तो घर में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं मैम, सब साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है। तो फिर उसके बाद जब आप थोड़ी सी बड़ी हुई तो आप अपने आसपास के माहौल को किस तरह से ऑब्जर्व कर रही थी? क्या उस वक्त भी आपके अंदर यही जो आग और रोशनी जो आपके चेहरे पे हम देख सकते हैं, आंखों से पढ़ सकते हैं, क्या ये उस वक्त से थी? मैम लगन तो पढ़ने की शुरू से थी। जब हम हज़रत निजामुद्दीन की झुग्गियों में रहते थे तब भी मेरा बड़ा मन था कि मैं पढ़ा लिखा करूं, तो सारा समय मैं पढ़ने में बहुत मन लगा के पढ़ती थी। स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर वगैरह लेकर आती थी, तो वो जज्बा था। और शायद वो थोड़ी सी प्रेरणा इस वजह से भी मिली थी क्योंकि मेरी माताजी खुद बच्चों को पढ़ाया करती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी, मगर वो पढ़ाती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया के बाद में मम्मी ने पढ़ाना बंद किया, तो मैम वो एक जो उम्मीद थी कि हाँ ऐसे करके पैसा वगैरह कमाया जा सकता है, वो अपनी माताजी को देखकर मैंने बहुत। पर जैसे मतलब स्लम का माहौल होता है, जिस तरह की आप बता रही हैं, जिस इलाके में आपका बचपन गुजरा, वहाँ पर इतना ज़्यादा पढ़ाई का वो नज़र नहीं आता, मतलब अपने आसपास जो आप देखते हैं, तो क्या ये चीज़ें आपके दिमाग में घर कर रही थी कि मैं कहाँ रह रही हूँ या मेरे पास क्या साधन है? क्या इस तरह की चीज़ें कभी मन में आ रही थी? नहीं मैम, बाल मन में कभी ये एहसास नहीं था कि हम झुग्गी में रह रहे हैं, क्योंकि बचपन में जब आप बहुत अच्छी चीज़ कोई नहीं देखते तो जो आपके पास होता है वही आपकी दुनिया होती है। तो वो झुग्गी मेरे लिए मतलब एक दायरा था जिससे मैं रहती थी, संतुष्ट थी। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि जब पढ़ाई का माहौल नहीं हो तो उस तरफ ध्यान नहीं जाता, मतलब आप जिंदगी को बस किसी तरीके से जी लेना चाहते हैं, ये सब चीज़ों में आपका ध्यान ही नहीं जाता, इसलिए मैंने ये सवाल किया आपसे। हाँ मैम, जब हम बारापुला में रह रहे थे तो कभी ये ख्याल आया भी नहीं था कि मैं बहुत आगे तक पढ़ पाऊंगी, मगर ये था कि जो भी पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय हमें ये भी नहीं पता था कि 10वीं से आगे कोई पढ़ाई होती है। तो वह ये था कि किसी तरह स्कूल जाना है, परीक्षा में पास होना है। और रही झुग्गी के माहौल की बात, तो मैम जिस तरह से एक परिकल्पना होती है झोपड़ी की, उसी तरह का माहौल था। घर भी वैसा ही था, पूरी तरह से कच्चा था, बल्लियों का, फट्टों का बना हुआ, और छत के तौर पे तारपुलिन थी। और मैम उसे हर साल बदलना होता है बरसात के महीने में, क्योंकि उसमें छेद धूप की वजह से आ जाते हैं। तो कई बार हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम उस तारपुलिन को बदलें, तो बरसात में बड़ा पानी वगैरह टपका करता था। पीछे नाले में बाढ़ आ जाती थी तो मैम घर में कई बार पानी आ जाया करता था। तो इस तरह का माहौल था। आसपास लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादातर लोग हजरत निजामुद्दीन के जो अच्छा रिहायशी इलाका है वहाँ पे बर्तन धोने जाया करते थे, सफाई कर, मतलब मेड सर्वेंट वगैरह आसपास के लोग थे। तो उमुल फिर मतलब जब आपकी पढ़ाई चल निकली तो उस वक्त क्या, मतलब घर वाले क्या कह रहे थे कि भाई आगे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अक्सर ये होता है कि क्या करेंगे पढ़ के, क्या इसी तरह की सोच थी पेरेंट्स की? हाँ मैम, 5वीं तक मैंने ITO में एक स्पेशल स्कूल है, अच्छा। वहाँ पे पढ़ाई की। और उसी बीच में जब हमारी झुग्गियाँ टूट गई तो हम त्रिलोकपुरी आए। त्रिलोकपुरी में आने के बाद में अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में नाम लिखवा दिया गया मैम। एक तरीके से फ्री है, तो वहाँ से किताबें, वर्दी वगैरह भी मिल जाया करती थी, तो पढ़ाई फ्री थी। 8वीं तक कोई दिक्कत नहीं आई। और जब हम त्रिलोकपुरी आए तो क्योंकि पापा का काम नहीं था तो मैंने आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। अच्छा। और मैं बचपन से इतना जिम्मेदारी का एक बर्ताव था कि जब मैंने 7वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो माता पिता मुझ पे यकीन रखते थे कि मैं उनके बच्चों को पढ़ाऊंगी तो वो पास होंगे। और हालात ने मेरे व्यवहार में इतना बड़प्पन दे दिया था कि मैं खुद भी अगर 7वीं में होकर 6ठी क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी तो पूरा एक अध्यापक के बर्ताव से बिल्कुल पढ़ाती थी। तो 8वीं तक सब ठीक था। अच्छा। फिर 8वीं के अमर ज्योति 8वीं कक्षा तक ही है। तो 9वीं में उन्होंने मेरा स्कॉलरशिप के जरिए अर्वचन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल विवेक विहार में एक पब्लिक स्कूल है, वहाँ पर मेरा नाम लिखवा दिया। अच्छा। तो घर में तब एतराजगी शुरू हुई कि अब तक ठीक था, जितना पढ़ लिया था और अब ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। और ये एक एडिशनल फैक्टर था कि मेरी माताजी दूसरी मम्मी थी दिल्ली में,
तो उन्हें मुझसे ज्यादा सहानुभूति नहीं थी और उनकी कोशिश, वो बार बार इसी बात को दोहराया करती थी कि हमारे खानदान में लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता और जब लड़कियां बाहर जाती हैं तो खानदान की बदनामी होती है और फिर माँ बाप के ऊपर क्वेश्चन, मतलब सवाल उठते हैं कि आप अपनी बेटी को इतना खुला कैसे छोड़ सकते हैं। तो वही बात थी और वो इसी तरह की भ्रांतियां कि पढ़ी हुई लड़कियां, पढ़ा हुआ होने का मतलब होता है 10वीं करना, अच्छा 8वीं करना, कि पढ़ी लिखी लड़कियां जो होती है बड़े छोटों का लिहाज नहीं करती और कई बार घर की बदनामी करती हैं वगैरह। तो इस वजह से नतीजा ये निकला था कि भाई अब आप आगे नहीं पढ़ोगे। अच्छा। और खासकर प्राइवेट स्कूल की जब बात आई तो वो तो बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल थे कि नहीं हम तुम्हें आगे नहीं भेजेंगे। तो बहुत ज़्यादा मैंने जिद वगैरह की और मुझे याद है मैंने ये भी कहा था कि अगर मैं जिंदा रहूंगी तो मैं पढ़ूंगी और अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैं मर जाऊंगी। और उसके बाद आप फिर अकेले आपने सरवाइव किया, आप छोटी सी थी, आप पढ़ रही थी और अकेले रहती थी? हाँ मैम, तब तक एक अच्छे खासे एक रिस्पेक्टेबल ट्यूटर के तौर पे त्रिलोकपुरी में थोड़ी सी पहचान थी। तो फिर जब मैंने कहा कि ऐसे तो मम्मी पापा को, क्योंकि वो इलाका ऐसा है मैम कि आपके जीवन में क्या हो रहा है वो एक खुली किताब होता है, हर कोई हर एक के बारे में जानता है। तो उसमें फिर था कि हाँ आप नहीं जाना और हम आपको कमरा लेके दे देंगे। तो जो मेरे स्टूडेंट्स के माता पिता थे, अच्छा, उनका बहुत सहयोग रहा और थोड़ा उनका भी सपोर्ट था। तो कमरा किराए पे लिया गया और फिर मैं वहाँ रहने लगी। तो कितनी उम्र थी आपकी जब से आप अकेले? 14 साल की मैं थी। 14 साल की आप अकेले सरवाइव कर रही थी, कमरा लेके और बच्चों को पढ़ा रही थी? मैम उस वक्त मुझे ये इस बात का एहसास नहीं था कि ये इतना बड़ा काम हो सकता है। मतलब ये आपके लिए एक स्वाभाविक सी एक बहुत नेचुरल बात थी चीज चल रही थी। हाँ मैम, क्योंकि जिस वक्त आप एक झुग्गी के माहौल में रहते हैं तो एक जो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वाला जो कंसेप्ट होता है वो आपने शुरू से नहीं देखा होता कि एक सिक्योर एनवायरनमेंट है जिसमें आप अच्छे से अपने घर में अंदर कुंडी लगा सकें कि उसके बाद में कोई आ नहीं पाएगा। तो झुग्गियों में ऐसा नहीं होता। तो जब आप उतना एक्सट्रीम में जब आप देख लेते हैं तो वो इतना सिक्योरिटी की नेसेसिटी आपके जीवन में नहीं रहती कि आपको एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं होती अपने आप को। तो क्या आपके घर वाले चले गए थे वहां से जो आपको अकेले रहना? वो वहीं रह रहे थे। अच्छा। मगर वो मैं थोड़ा सा जिद करके और थोड़ा सा यू कैन से कि थोड़ा बगावत पे आके बगावत पे आके। लेकिन ये बताइए उमुल की शारीरिक परेशानी भी साथ साथ चल रही थी और हड्डियां कमजोर आपकी हैं, उसकी वजह से क्या कुछ संघर्ष करना पड़ा? मुझे फ्रेजाइल बोन डिसऑर्डर की बीमारी है। तो उसमें मेरे करीब 16 बार दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो चुके हैं, 8 बार ऑपरेशन हुए हैं। तो जिस वक्त मैं अकेली रह रही थी तो ये मेरा सौभाग्य था कि मेरा फ्रैक्चर नहीं हुआ था, क्योंकि जो भी फ्रैक्चर मेरे हुए वो मेरे प्राथमिक कक्षाओं तक हो गए थे। अच्छा। कि जब ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में जब तक बच्चा एक किशोरावस्था की दहलीज तक पहुंचे तब तक ही ज्यादातर फ्रैक्चर्स होते हैं, उसके बाद में बोन डेंसिटी बढ़ने लगती है मैम। तो ये सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य रहा कि उस समय मेरा फ्रैक्चर नहीं हुआ। मगर मैं बहुत ध्यान रखती थी। एक पैर मेरा थोड़ा छोटा था तो उसमें हाई शूज पहनती थी, सपोर्टिव कैलिपर्स लगाती थी, धीरे धीरे चलती थी, कभी ज्यादा नहीं चली क्योंकि वही डर था कि अगर पैर में फ्रैक्चर हुआ तो क्या होगा। और जब स्कूलिंग के बाद में फिर जब कॉलेज गए तो त्रिलोकपुरी से गार्गी कॉलेज जो है सिर्फ फोर्ट रोड पे, वो काफी दूर है, 2 बसेस बदलनी पड़ती हैं और इतनी भीड़ होती है, कई बार दरवाजे पे लटक के जाना पड़ता था। तो वो डर रहता था कि अगर गिर गए तो क्या होगा, कौन देखेगा, देखभाल कैसे होगी। तो इस पूरे के पूरे संघर्ष में जो जिंदगी का एम्बिशन बन रहा था वो उस वक्त क्या था? मैं उस वक्त तो बचपन में कभी कहानी पढ़ी थी सुभाष चंद्र बोस की और उसमें पढ़ा था कि वो सिविल सर्विसेज करना चाहते थे। अच्छा। तो उनके पिताजी ने उन्हें कहा था कि तुम सिविल सर्विसेज, पिताजी चाहते थे कि वो सिविल सर्विसेज करें मगर वो देश सेवा करना चाहते थे। तो पिताजी ने चुनौती दी थी कि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, इसकी वजह से तुम देश सेवा का बहाना बनाते हो और बचना चाहते हो। तो इसकी वजह से फिर उन्होंने चुनौती स्वीकार की, परीक्षा पास की और बाद में उसे एक तरीके से छोड़ के देश सेवा में लग गए। तो वो बहुत, उसने मुझे रोमांचित किया था। मैंने सोचा था कि मैं यही करूंगी मगर उसके बाद में हालात ऐसे बने थे कि फिर कभी सोचने का, उसकी तरफ देखने का मौका नहीं मिला था। हाँ, स्कूल में प्रतियोगिता दर्पण और जैसे अलग अलग कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स पढ़ती थी तो मन में वो हसरत दोबारा जागती थी कि करेंगे मगर कब करेंगे, कैसे होगा वो नहीं पता था। जी। तो उमुल खैर हमारे साथ हैं जिनकी एक लंबी सी कहानी है
और ये कहानी बहुत साहस की कहानी है, हौसले की कहानी है। इस कहानी को अभी जारी रखेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तेजस्विनी में तुरंत हाजिर होते हैं। बड़ी खबरें जिनसे बनती हैं दुनिया भर में सुर्खियां, अहम मुद्दे जो डालते हैं विश्व पर अपना असर, दुनिया के हर कोने से हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर दुनिया की, सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज तेजस्विनी में हमारे साथ उमुल खैर हैं, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा पहले ही अटेम्प्ट में पार कर ली है। तो उमुल, जिस तरह से आप बता रही थी कि कॉम्पिटिशन्स मतलब उसकी तैयारी आप करती थी, लेकिन एक सपना था लेकिन बहुत साफ नहीं था, तो फिर ये मौका कैसे आया? और जब आपने सिविल सेवा की तैयारी की और फिर उसमें कहते हैं ना कि एक के बाद एक पहाड़ आपको चढ़ने पड़ते हैं, तो ये सफ़र कैसा रहा? मैम, इसकी तैयारी मैंने 2016 में शुरू की। अच्छा। 2014 से 15 एक साल में जापान में थी। तो जून 2015 में जब मैं भारत आई तो मैंने अपना एमफिल डिसर्टेशन लिखा। करीब 3 महीने में डिसर्टेशन लिख के अपने डिपार्टमेंट में सबमिट किया और जनवरी 2016 से मैंने यूपीएससी की पूरी समर्पित होके तैयारी शुरू की। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों जो चरण है मैम, उसको लेके इतना ज्यादा एक हवा है, उसको इतना ज्यादा एक चुनौती और बहुत ज्यादा मुश्किलात के तौर पे दिखाया जाता है कि ज्यादातर लोग हिम्मत नहीं कर पाते। तो मगर ऐसा नहीं है कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी हो और अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करें तो ये उतना मुश्किल नहीं है जितना कि हम इसे मान लेते हैं। तो उमुल, जैसे कि आप कह रही हैं कि इतना मुश्किल नहीं है, क्या आप ऐसा सूत्र या ऐसा मूल मंत्र देना चाहती हैं उन लोगों को जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं? मूल मंत्र ये है कि मेहनत करिए, मेहनत को मुश्किल मत मानिए। मतलब अगर आप ये कहेंगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसलिए ये मुश्किल है, तो ये सोच गलत है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई मेहनत किए बिना परीक्षा पास नहीं की जा सकती। तो मेहनत के अलावा कोई मुश्किल इस परीक्षा में नहीं आ सकती। अच्छा, इंटरव्यू के लिए भी लोग कहते हैं, काफी लोग घबराते भी हैं कि इंटरव्यू बड़ा टफ होता है। आपका इंटरव्यू कैसा गया था? इंटरव्यू का जो अनुभव था बहुत ही खूबसूरत था। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे यादगार जो हिस्सा था वो इंटरव्यू था। और ऑल इंडिया में इंटरव्यू में अभी तक 206 हाईएस्ट मार्क्स हैं और वो मेरे हैं। क्या बात है। तो ऐसा क्या आपने कहा था जिससे इतने ज्यादा प्रभावित हो गए लोग कि इतने अच्छे मार्क्स आपको दिए? मैम, जिस वक्त हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कई बार हम एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जाते हैं कि हम इंटरव्यू में जाएंगे तो ऐसा बर्ताव करेंगे, वैसा बर्ताव करेंगे, तो कई बार उससे आप बहुत ज्यादा बनावटी लगने लगते हैं। और एक बार जब आप बनावटी दिखने शुरू हो जाते हैं तो कई बार आपकी बातों पर थोड़ा सा विश्वास कम होता है, फिर उस स्क्रूटिनाइजेशन की तरफ इंटरव्यू जाने लगता है। तो उससे बचें। जैसा आपका व्यक्तित्व है, जैसा आपका स्वभाव है, उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखें। हाँ, थोड़ी समझदारी हम ये कर सकते हैं कि जिस तरह इंटरव्यू बोर्ड का माहौल है उसके हिसाब से खुद को ढालें। अगर वो बहुत ज्यादा दोस्ताना रवैया में हैं और बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हैं तो ये आपका भी एक तरीके से कर्तव्य बनेगा कि आप भी बहुत गर्मजोशी के साथ इंटरव्यू दें, क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा फॉर्मल रहेंगे तो एक उनका अपमान जैसा होगा। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से चेंज करते हुए नेचुरल रहें और ईमानदारी से जवाब दें। अच्छा उमुल, जब आप ये तैयारी की, आपने इस तरफ आप बढ़ी, लेकिन हम जानते हैं कि आपने डिसेबिलिटी और इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी अध्ययन भी किया है और आप NGOs वगैरह के साथ भी जुड़ी रही हैं और आपने काफ़ी काम भी किया है। तो वो जो एस्पेक्ट है आपका, उसके बारे में आपने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। वो डिसेबिलिटी जो मूवमेंट है उससे मेरा जुड़ाव बचपन में उस समय हो गया था जब मैं स्पेशल स्कूल में पढ़ रही थी। अच्छा। जब प्राइमरी स्कूल थी वो भी एक स्पेशल स्कूल था जिसमें सारे बच्चे व्हीलचेयर्स पे, क्रचेस पे थे। और उसके बाद में अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट भी एक इंक्लूसिव स्पेशल स्कूल है। तो वो विकलांगता का आत्मसात जो था कि विकलांग होना कोई गलत बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, वो बहुत खूबसूरत समझ जो थी वो उस समय बन गई कि फिर उसके बाद में कभी भी मैंने अपने आप को डिफेंसिव नहीं होने दिया। कभी ये नकारात्मक विचार नहीं आया कि नहीं मैं विकलांग नहीं हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, इसलिए मुझे विकलांग ना कहा जाए। ये इस तरह का डिनायल कभी नहीं रहा। और उसके बाद कॉलेज के दौरान सबसे पहले साउथ कोरिया जाने का मौका मिला 2011 में। वो एक इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो उसमें मैंने भारतीय विकलांग युवाओं का प्रतिनिधित्व किया था।
तो उसमें मेरा प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि जो आयोजक थे, ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर्स थे साउथ कोरिया में, उन्होंने 2012 में मुझे फिर बुलाया। वो एक इंटरनेशनल गैदरिंग थी, RI रिहैबिलिटेशन इंटरनेशनल, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके 90 साल पूरे हुए थे। उसमें दिग्गज जो विकलांग अधिकारिता आंदोलन के जो हैं वो सब आए थे। मिस्टर बान की मून, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पे खास तौर पे इनवाइट करने और शामिल होने का मौका मिला था। तो उसके बाद में लगातार एक कड़ी सी बन गई कि हर साल किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में जाने का मौका मिला, और ज़्यादातर मैंने अपना फोकस वुमेन विद डिसेबिलिटी पे रखा। तो हम जानते हैं कि विमेन विद डिसेबिलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ख़ास तौर से भारत जैसे देश में जहां महिलाओं के सामने काफ़ी कुछ चुनौतियां रहती हैं, और अगर उसके साथ में विकलांगता की भी एक चुनौती है तो वो दोहरी हो जाती है। किस तरह से आप फ़र्क देखती हैं? आपने विदेशों में भी देखा और भारत में भी देखा, क्या कुछ और किए जाने की ज़रूरत को आप महसूस करती हैं? पहली जो सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ पे मुश्किल है वो ये है कि विकलांगता अभी तक हमने उसे एक कंफर्टेबल लेवल पे स्वीकार नहीं किया। अब तक जो डिस्कम्फर्ट हमारा है और जिस तरह से हम उसे डिनाइल में रहते हैं और नकारते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वो ये नकार, जो विकलांगता के अस्तित्व को जो हमारी मना करने की जो टेंडेंसी है उसको खत्म करना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि विकलांगता मानव विविधता का एक हिस्सा है। और मैं बार बार कहती हूँ, इस बार दोबारा कहूंगी कि जिस तरह एक व्यक्ति काला गोरा हो सकता है, कद में छोटा लंबा हो सकता है, इसी तरह एक व्यक्ति अगर देखे तब भी ठीक है, और अगर ना भी देख पाए तब भी बहुत ज्यादा उसके अंदर उसको विकलांगता के उसमें नहीं रखा जाना चाहिए। तो विकलांगता को विविधता माने, और विकलांगता की वजह से जो चुनौतियां आती हैं उसको इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस लाकर उसे बहुत ज्यादा एक इंक्लूसिव तौर पे लिया जा सकता है। तो बजाय इसके कि विकलांगता की मौजूदगी को डिनाइल किया जाए, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड अपने एटीट्यूडनल लेवल पर अगर काम करें, और तो मुझे लगता है कि सोसाइटी इस तरह की बन जाएगी कि जिसमें विकलांग लोग भी गर्व के साथ, सम्मान के साथ। तो आपको क्या लगता है कि आजकल तो एक्सेसिबल इंडिया करके भी एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है, क्या आपको लगता है कि विकलांगों के लिए जिस तरह के आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हैं, जिस तरह के एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की बात करें, कितना बड़ा आपको फ़र्क नज़र आता है इन दोनों चीज़ों में? क्योंकि हमारे देश में विकलांग अधिकारिता आंदोलन ज़्यादा नया नहीं है। ये अगर देखा जाए तो 1991 के करीब में ही ऐसा टाइम था जब विकलांग अधिकारिता आंदोलन ने भारत में जड़ें पकड़ी। तो उसकी वजह से हम पश्चिमी देशों की तुलना में बहुत पिछड़े हुए हैं हर तरीके से। तो रही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुगम्य भारत अभियान एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, होना चाहिए। और जिस तरह उसमें 3 हिस्सों में उसे बांटकर इंफ्रास्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल, सॉफ्टवेयर और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित करने के बाद में जिस तरह एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने की बात है, तो उसे लगता है कि हाँ, जमीनी तौर पे बहुत सारी चीजें बदलेंगी। और एक एक चीज पे एम्फेसाइज कि एयरपोर्ट को एक्सेसिबल बनाना है, रेलवे स्टेशंस को, रेलवे प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल बनेंगे, बसेस जो हैं उन्हें एक्सेसिबल किया जाएगा, सारी सरकारी बिल्डिंग्स को बिल्कुल एक्सेसिबल बनाने का नोटिस है। तो हाँ, मगर बात यह है कि इससे पहले कि हम मौजूदा बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल करें, नई इतनी सारी बिल्डिंग बिना एक्सेसिबिलिटी के बन जाती हैं कि वापस हम पॉइंट 0 पर आ जाते हैं। तो उसे थोड़ा और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर हम रखें तो ये अभियान बहुत सफल हो सकता है। जी, तो उमुल, सिविल सेवा की परीक्षा आपने पास कर ली, क्या ध्येय है और क्या आप करना चाहती हैं खासतौर से सोसाइटी के लिए, और ख़ासतौर से डिसेबिलिटी के इस पूरी मुहिम को किस प्रकार से आप आगे ले जाना चाहती हैं? क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं? मैं आशा करती हूँ कि मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिले, या सर्विस जो भी मिले, मैं एक इंडिविजुअल लेवल पर एक सिविल सर्वेंट होने के नाते जिस तरह भी समाज को छू पाऊंगी, समाज में बदलाव लाना मैं मेरे सामर्थ्य होगा उसको पूरी तरह करूंगी। महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण और बस विकलांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए पूरा ध्यान दिया जाएगा। और अभी जब मैं कुछ भी नहीं हूँ उस स्तर पे भी मैंने बहुत हद तक छोटा मोटा प्रयास करने की कोशिश की। जापान में जब मैं थी तो पीयर काउंसलिंग मैंने सीखा था। पीयर काउंसलिंग में ऐसे जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि आप पीयर्स होते हैं, आप एक ही जैसे बैकग्राउंड के होते हैं, तो उसमें भी आप एक दूसरे की काउंसलिंग करके एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाते हैं। तो मैंने बहुत सारे स्पेशल स्कूल्स में जाके, राजस्थान में बहुत सारे विकलांग आश्रमों में जाके पीयर काउंसलिंग की।
और लोगों के बर्ताव को बदलने की कोशिश की। मतलब वो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सशक्तिकरण आएगा वो सबसे पहले विकलांग लोगों में खुद आएगा। जब तक आप में स्वाभिमान नहीं होगा तब तक आप दूसरों से सम्मान की उम्मीद नहीं कर सकते। तो बहुत ज्यादा अपने आप को बेचारा समझ के और दूसरों की कृपा को पाने का अगर हमारा प्रयास रहे तो शायद हम कभी भी अपने सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार सफल नहीं हो पाएंगे। तो अगर हमारा उत्थान होगा विकलांगों का तो विकलांगों को ही करना पड़ेगा। बाहर से किसी भी प्रकार की मदद के जरिए अगर हम चाहें कि हम आगे बढ़ पाएं तो मुश्किल है। उमूल, हमने आपसे ये नहीं पूछा कि जब आपने तरक्की के नए नए आयामों को छुआ और जिस तरह से यूपीएससी का ये रिजल्ट आपके लिए लेकर आया, आपके घर वालों की क्या प्रतिक्रिया थी और आपके घर वाले किस तरह से इस सफलता को ले रहे हैं? मैं उनसे मिल नहीं पाई क्योंकि मैं दिल्ली में थी और अब वो सब राजस्थान में रह रहे हैं। फोन पर बात हुई थी तो फोन पर वो लोग काफी खुश थे। तो आपके घर में से कोई और भी आपके भाई बहनों में से भी कोई आपके लेवल पर या आपके उसको छू पाया है कि नहीं? मेरे बड़े भैया चूड़ियाँ बेचते हैं और मेरी बड़ी दीदी ने एमए किया है मगर अभी उन्हें नौकरी नहीं लग पाई है। तो जाहिर है जब उन्होंने सुना तो खुशी का ठिकाना तो नहीं रहा होगा। सब कुछ थे। तो क्या करना चाहती हैं आप खास तौर से अपने परिवार के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ गुदड़ी के लाल, जो चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ कर गुजरें और अपना नाम और अपने घर का और अपने देश का नाम रोशन करें, इन लोगों के लिए खास तौर से आप क्या करना चाहती हैं? अपने माता पिता के लिए तो मेरा सपना ये है कि मैं उन्हें अपने साथ रखूं और उनको जो साथ रखना होगा वो किसी तरह का, मुझे नहीं लगता कि कोई मैं बहुत अच्छा काम करूंगी, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। ये तो मेरा कर्तव्य होगा कि एक सिविल सर्वेंट के माता पिता को जिस तरह वो हकदार हैं जिस जीवन के, वो उनको दिया जाए, तो वो प्राथमिकता है। और रही बात अपने आसपास के समाज की, तो हाँ, जो पाली में जो मेरा गांव है और त्रिलोकपुरी में जहाँ पे मैंने बहुत लंबा समय बिताया, वहाँ पे यही संदेश दूंगी और यही मैं बार बार सबसे कहूंगी कि जिस हालात में हम लोग रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे नियति मान लिया जाए। अगर थोड़ी सी भी हिम्मत रखी जाए तो अपने आप से सपने बनाए जा सकते हैं और जितना भी ऊंचा शिखर हम अपने लिए निर्धारित करें उसको पाया जा सकता है। तो ये संदेश अपने त्रिलोकपुरी वालों को, अपने बारापुला के पुराने पड़ोसियों को, अपने राजस्थान की सारे सहेलियों को, सबको देना चाहूंगी। और हमें उम्मीद है कि आपने जो कर दिखाया है और जो आगे भी आप करेंगी वो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमने वाली है और हमेशा चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी उमूल खैर, जिन्होंने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। अगले हफ्ते एक और ऐसी तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।